गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जिसका नाम है मैकबेथ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जो नाम है वो हमारे लिए नया नाम नहीं है। हम शेक्सपियर के बारे में ऑलरेडी बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके कुछ सोनेट्स थे जो हमने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे और उनका एक प्ले भी हमने पढ़ा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से। ठीक है, तो बीए पार्ट सेकंड में जो शेक्सपियर का प्ले इंक्लूड किया गया है वो है मैकबेथ के नाम से। ठीक है, जो कि एक ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी नाम हमारे लिए नया हो सकता है। तो ट्रेजेडी क्या होती है और मैकबेथ जो है वो उसको हम ट्रेजेडी में क्यों इंक्लूड करते हैं, इन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, इनके लाइफ के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम बीए पार्ट फर्स्ट में जान चुके हैं इनके बारे में, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो विलियम शेक्सपियर जो है उनका सबसे पहले अगर उनके जन्म की बात करें कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। और साथ ही में मैंने इनकी डेथ भी यहाँ पर लिखी हुई है 23 अप्रैल 1616। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, तो एवन जो है वो एक नदी का नाम है। ठीक है, तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। वैसे लेटर ईयर्स में, बाद के ईयर्स में बहुत सारे क्रिटिक्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए, लाइक कि उनके जो डेथ के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में बहुत कम रिटर्न टेक्स्ट हमें अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जहाँ से हमें उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ चर्च के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं जहाँ से हमें उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। अदरवाइज बाद में क्रिटिक्स ने क्वेश्चंस भी किए थे कि उनके वर्क्स के बारे में, और बाद में तो इवन ये भी कहा गया था, कुछ क्रिटिक्स ने कहा है ऐसा, अभी हम इसको मान नहीं सकते हैं कि उनके जो वर्क्स है वो उनके द्वारा लिखे ही नहीं गए थे एटसेट्रा। ठीक है, तो वो इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में हमें लिखा हुआ बहुत कम मिलता है। कुछ रिकॉर्ड्स है जहाँ से हमें जानने को मिलता है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर often called England's national poet is considered the greatest dramatist of all time। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी वो कितने ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, उनके जो वर्क्स थे वो कितने ज़्यादा ग्रेट कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता था। और जो सभी सभी जो एजेस रही हैं उन सभी में उनको हमेशा एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट के नाम से याद किया जाता है। His works are loved throughout the world। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उनके वर्क्स को आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना उस समय पसंद किया जाता था। और इनकी जो शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, उनके जो प्लेज है उनको आज भी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, सभी जगह परफॉर्म किया जाता है। और इनके जो प्लेज है वो लगभग हर लैंग्वेज में, इस वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में लगभग ट्रांसलेट किए गए हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड इनको लगभग हर कंट्री में, हर जगह पर स्टेज पर एक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कितने ज़्यादा फेमस थे इसका अंदाजा हमें इस बात से भी लगता है। ही वॉज अ प्ले राइट पोइट एंड एक्टर। ठीक है, प्ले राइट थे, प्लेज लिखे थे उन्होंने। ठीक है, नाटक लिखे थे, पोइट भी थे, पोएम्स भी लिखी थी उन्होंने, एंड एक्टर, और वो एक एक्टर भी थे। अब ये एक नई चीज़ है कि वो प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे और एक्टर भी थे। एक्टर मीन्स जो प्लेज होते थे वो उनमें स्टेज पर एक्टिंग भी करते थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, उनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एवन का मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि एक रिवर का नाम है, नदी का नाम है जहां पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ही बिलोंग्स टू रिनेसेंस एरा। ठीक है, वो किस एज से संबंधित थे, किस
पीरियड से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो वो रिनेसेंस से बिलोंग करते थे। अब रिनेसेंस के बारे में हम ऑलरेडी बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं और उसके फीचर्स क्या आते हैं वो हम बीए पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए नया नाम तो नहीं है, ठीक है। तो वो रिनेसेंस इरा से बिलोंग करते थे। He was an important member of the Kingsman Company of Theatrical Players, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाम है किंग्समैन कंपनी, वो उस थिएटर कंपनी का नाम है जिसके लिए वो काम करते थे, ठीक है, जिसके द्वारा जो प्लेज एक्ट किए जाते थे स्टेज पर, वो उनमें एक्टिंग किया करते थे, ठीक है। तो उनका जो संबंध था वो किंग्समैन कंपनी से था, ठीक है, जो कि एक थिएट्रिकल प्लेयर्स की कंपनी थी। Shakespeare's writings capture the range of human emotion and conflict. Means शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं, ठीक है, उनकी जो राइटिंग्स हैं वो किन के बारे में बात करती हैं, ठीक है, तो वो कैप्चर करती है क्या, द रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उनमें हमें ह्यूमन जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है। साथ ही साथ जो मेन चीज़ हमें शेक्सपियर के प्लेज में देखने को मिलती है, स्पेशली उनकी ट्रेजेडीज़ की अपन अगर बात करें तो उनमें हमें देखने को मिलती है वो ह्यूमन के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अपन कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो द्वंद्व चलता रहता है, ठीक है, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, अंतर्द्वंद जिसको कह सकते हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इमोशंस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बात करते हैं वो हमें जब हम प्ले पढ़ेंगे मैकबेथ, तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा कि वो किस तरह से इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। His works consists of some 39 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems, ठीक है। तो उनके जो वर्क्स हैं जो उन्होंने कंपोज किए थे, जो उन्होंने लिखे थे, उनमें हम इंक्लूड करते हैं लगभग 39 प्लेज है। एग्जैक्ट जो इसकी संख्या है वो उसके बारे में थोड़े डाउट्स हैं, तो हमने यहाँ पर सम 39 प्लेज यूज़ किया है। तो उन्होंने लगभग 39 प्लेज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखी थी, ठीक है। अब सोनेट जो वर्ड है वो भी हमारे लिए नया वर्ड नहीं है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी रेड इट अबाउट इन आवर बी पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और उन्होंने 2 नरेटिव पोएम्स भी लिखी थी, ठीक है। 2 जो नरेटिव पोएम्स लिखी थी उनका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 नरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस और द रैप ऑफ ल्यूक्रिस, ठीक है। तो इस नाम से उन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखी थी। इसके अलावा 39 प्लेस लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखी थी उन्होंने, ठीक है। His sonnets were composed between 1593 and 1601, ठीक है, दो नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1609। तो उनकी जो सोनेट्स थी 154 सोनेट्स है वो कंपोज की थी उन्होंने 1593 से 1601 के बीच में, मतलब टाइम पीरियड बताया हुआ है कि इस बीच में उन्होंने वो पोएम्स लिखी थी, सोनेट्स लिखी थी। लेकिन वो कब तक पब्लिश नहीं हुई थी, 1609 तक पब्लिश नहीं हुई थी। दैट एडिशन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर कंसिस्ट्स ऑफ 154 सोनेट्स all written in the form of 3 quatrains and a couplet that is now recognized as Shakespearean, ठीक है। तो उनकी जो सोनेट्स पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी दी सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर के नाम से, ठीक है, जिसमें वही वो 154 सोनेट्स थी पूरी, ठीक है। और वो जो उनकी सोनेट्स थी वो किस फॉर्म में लिखी गई थी, तो हम पढ़ चुके हैं बीए पार्ट फर्स्ट में कि सोनेट जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स की सोनेट्स होती हैं,
ठीक है, तो वो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो जो शेक्सपियरियन जो सोनेट है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, वो ये था कि उस सोनेट में 3 क्वेट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। ठीक है, क्वेट्रेंस मीन्स जिसमें 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 4 लाइन्स का एक ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 लाइन सोनेट जो होता है उसमें 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्वेट्रेंस, एक क्वेट्रेन में 4 लाइन होंगी तो 3 क्वेट्रेंस होते हैं। ठीक है, तो 4×3=12 लाइन्स हो गई, और एक कपलेट होता है जिसमें 2 लाइन्स होती है। ठीक है, और उसको हमने शेक्सपियरियन सोनेट का नाम दिया था। उसकी पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो किस फॉर्म में लिखी गई थी? ऑल रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट दैट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। The sonnets fall into 2 groups: sonnets 1 to 126, addressed to a beloved friend, a handsome young man, and sonnets 127 to 152 to a dark lady. ठीक है, तो उनकी जो सोनेट्स हैं, सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक, ये जो सोनेट्स हैं वो उन्होंने अपने एक मेल फ्रेंड को एड्रेस की हैं, मतलब उसको एड्रेस करते हुए लिखी हैं। और बाकी की जो सोनेट्स हैं वो उन्होंने एक लेडी के लिए लिखी हैं, उसको एड्रेस करते हुए लिखी हैं, जिसका नाम और चीज़ें हमें नहीं पता है। उसको वो डार्क लेडी कह के एड्रेस करते हैं। ठीक है, नियरली ऑल ऑफ हिज सोनेट्स examine the inevitable decay of time and the immortalization of beauty and love in poetry. तो उनकी जो सोनेट्स हैं उनके वो एग्जामिन करती हैं द इनएविटेबल डिके ऑफ टाइम। इनएविटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो जो टाइम का जो डिके होता है, टाइम का जो निकलना होता है, समय का जो पास होना होता है, वो इनएविटेबल है। ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये निकलना है और ये निकलेगा ही। ठीक है, तो उनकी जो सोनेट्स हैं उनमें हमें इनएविटेबल डिके ऑफ टाइम देखने को मिलता है एंड द इमोर्टलाइजेशन ऑफ ब्यूटी एंड लव। ठीक है, और वो अपनी जो पोइट्री है, अपनी जो पोएम्स हैं, उनमें ब्यूटी को, सुंदरता को, और लव जो है, प्रेम जो है, उसको इमोर्टलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसको अमर बना देते हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो उसको अपन इमोर्टल बना देते हैं, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो वो अपनी जो पोइट्री है उसके माध्यम से ब्यूटी और लव को हमेशा के लिए इमोर्टल बना देते हैं। और उनकी जो सोनेट्स हैं उनमें हमें टाइम का इनएविटेबल डिके भी देखने को मिलता है। तो ये उनकी सोनेट्स की थीम्स रही हैं जिसके बारे में हमें उनकी सोनेट्स में देखने को मिलता है। His plays are usually divided into 4 categories: histories, comedies. Sorry, I will set it again. Okay. So his plays are usually divided into 4 categories: histories, comedies, tragedies and romance. ठीक है, तो उनकी जो प्लेस है, उन्होंने जो प्लेस लिखे थे उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कैटेगरी दी हुई है हिस्ट्रीज की, जिसमें उन्होंने किंग्स और इन सब के बारे में लिखा, हिस्ट्री के बारे में लिखा है। कॉमेडीज, ट्रेजडीज, और उनकी जो ट्रेजडीज हैं उनमें 4 ट्रेजडी को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस थी: हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, और ये चारों की चारों जो ट्रेजडीज है वो इनकी इतनी ज़्यादा फेमस रही है कि इनको आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। जिनमें से एक जो है मैकबेथ, वो हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। और एक कैटेगरी दी हुई है रोमांस की। द फर्स्ट फोलियो, अ पोस्टह्यूमस collected edition of Shakespeare's dramatic works that included all but 2 of his plays. ठीक है, तो फर्स्ट फोलियो जो ये नाम है, ठीक है, वो उनके
एडिशन का नाम है जिसमें उनके वर्क्स को कंपाइल करके पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट फोलियो कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ वर्क्स का नाम है, ठीक है, जिसमें उनके लगभग सारे प्लेस को इंक्लूड किया गया था, लगभग सारे प्लेस को इंक्लूड किया गया था, पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो के नाम से, ठीक है। एक सेकेंड, आई विल अरेंज इट। वन सेकेंड। His works has made a His works has made a lasting impression on later theatre and literature, ठीक है। तो उनके जो वर्क्स थे, उनके जो प्लेस थे, उन्होंने मतलब एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन डाला है हमारे आने वाला जो थिएटर था और आने वाला जो लिटरेचर था, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर जो थे वो किसी एक पर्टिकुलर एज से बिलोंग नहीं करते थे, ही बिलोंग्स टू ऑल एजेस, ठीक है। मीन्स उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो फेम है वो कम नहीं हुई है कभी भी, ठीक है। तो वो किसी पर्टिकुलर एज से बिलोंग नहीं करते थे, वो सारी एजेस से बिलोंग करते थे। आने वाले टाइम में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और आने वाले जो थिएटर और लिटरेचर था उनके ऊपर भी उन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है। His plays have been translated into every living language and are performed more often than those of any other playwright, ठीक है। और उनके जो प्लेस थे वो लगभग लिविंग लैंग्वेज, जो वर्ड यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया है कि जो भी लैंग्वेजेस अभी यूज़ की जा रही हैं जो लिविंग है, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो भी लिविंग लैंग्वेज है, लगभग सभी लैंग्वेजेस में शेक्सपियर के प्लेस को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। और इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्ले राइट्स जो हैं, जिनके प्लेस को परफॉर्म किया जाता है, उनमें शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा उनको परफॉर्म किया जाता है, उनके प्लेस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ही प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1613, ठीक है। तो उनके जो वर्क्स थे वो लगभग उन्होंने इस टाइम पीरियड में कंपोज किए थे, लिखे थे। तो नैरेटिव पोएम्स का नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, वीनस एंड एडोनिस और द रैप ऑफ ल्यूक्रेसी, ठीक है। बेन जॉनसन जो थे उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा है, क्या कहा है, सोल ऑफ द एज, द एप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, उनके प्रेज में कहा है, उनके प्रशंसा में कहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। उनके मदर और फादर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उनके जो फादर थे उनका नाम जॉन शेक्सपियर था, जो कि एक लेदर मर्चेंट थे, और उनकी माँ का नाम मैरी आर्डन था, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में जाना है इस लेक्चर में। इसके बाद में हमारा जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम प्ले की बात करेंगे, मैकबेथ जो प्ले है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।